हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी पीपीबी की क्लास के लिए और जेएआईबी समरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा मॉड्यूल बी चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में हम लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 24 को कवर करेंगे और क्लास नंबर 24 हमारी एग्रीकल्चर फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस की और ये हमारा टेलीग्राम है JAIB बाय अरविंद सर। इस टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं या आप QR कोड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब एग्रीकल्चर फाइनेंस की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य होता है क्रॉप लोन प्रोवाइड करना। ठीक है दोस्तों, यानी फसल के लिए ऋण प्रोवाइड करना और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड सर्विसेज हैं या एग्रीकल्चरल जो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रॉप लोन की बात करते हैं। द पर्पज ऑफ क्रॉप लोन इज टू फैसिलिटेट द एग्रीकल्चरिस्ट अंडरटेक फार्मिंग, that is to meet the expense for raising a seasonal crop including the cost of seed, fertilizers, pesticides, irrigation charges, labor charges etc। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्रॉप लोन की, किसकी बात करते हैं, क्रॉप लोन की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप लोन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्रॉप लोन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है, कृषक एग्रीकल्चरिस्ट यानी कृषक को फार्मिंग से रिलेटेड जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस प्रोवाइड करना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, जब भी उनको सीजनल क्रॉप जो उगानी होती है उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको करना होता है। जैसे कि उनके लिए बीज की कॉस्ट क्या होगी, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट उनको पे करनी होती है, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन चार्जेस और लेबर चार्जेस, ये मुख्य कुछ खर्चे होते हैं जो कि क्रॉप लोन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है या टेनेंट फार्मर होता है या शेयर क्रॉपर होता है, ठीक, एग्रीकल्चरिस्ट जिसका खुद का फार्म है, टेनेंट फार्मर ऐसा किसान जो किराए की जमीन लेके खेती कर रहा है, शेयर क्रॉपर जो बटाई पर कर रहा है, शेयर होल्डिंग के आधार पर फसल को बो रहा है, हु एक्चुअली कल्टीवेट द लैंड एंड एलिजिबल फॉर दीज लोन, जिन्होंने खेत को जोता है और इस लोन के लिए वो एलिजिबल होगा। तो लोन अमाउंट आर वर्क आउट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कितना लोन मिलेगा ये आप कितनी जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर ईच क्रॉप पर एकड़, फॉर द क्रॉप कल्टीवेटेड कीपिंग अ मार्जिन से ऑफ 10%, पर एकड़ पे 10% का लगभग क्या होता है, बोरोवर को या किसान को अपना पैसा लगाना होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है दोस्तों, अब रिवाइज स्कीम फॉर किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी के लिए जो रिवाइज्ड स्कीम है वो क्या है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रोवाइड द इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड टू द फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ इनपुट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी स्कीम है जो कि क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है और ये प्रोवाइड किया जाता है एज पर देयर लैंड होल्डिंग, कितनी जमीन उनके पास है। अब उस जमीन पे खेती करने के लिए जो भी परचेस करने होते हैं उनको इनपुट्स उनके लिए, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट फॉर अलाइड सर्विसेज, जैसे एग्रीकल्चर से अलाइड सर्विसेज जैसे फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया या बागवानी जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, और नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो इनके लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो केसीसी के थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का, इट एम्स टू प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अंडर अ सिंगल विंडो टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन एंड अदर नीड्स सच एज पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स हाउसहोल्ड, मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज अलाइड टू द एग्रीकल्चर। अब इनका कहना है कि जब भी कोई फार्मर है या एग्रीकल्चर से जुड़ा व्यक्ति है, ठीक है, इसको जब भी मतलब टाइमली सपोर्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, टाइमली सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए किसको, किसान को सपोर्ट मिल जाए, है ना, जिससे कि वो अपनी जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से अलाइड सर्विसेज, एग्रीकल्चर और जो अलाइड सर्विसेज हैं, क्या है, अलाइड सर्विसेज हैं, उनको फॉलो कर पाए। ठीक है दोस्तों, उनको कर पाए। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, कल्टीवेशन, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर, और फार्मर के हाउस होल्ड्स में जो भी उसका कंजम्पशन
उसको जो खर्चे चाहिए होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, जैसे ट्रैक्टर है या मान लो कल्टीवेटर है या हल है, उसको रिपेयर कराना पड़ता है। या एग्रीकल्चर से जो अलाइड सर्विसेज है, जैसे उन्होंने 2 पशु रखे हुए हैं, या जो भी एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी उनको फंड की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। कुल मिला के टाइमली सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग साइड। ठीक है दोस्तों। नाउ एलिजिबल कौन होगा? पहले तो फार्मर्स होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ज्वाइंट बोरोवर हो, हु आर ओनर ऑफ द कल्टीवेटर्स, यानी जो जमीन के मालिक हैं, टेनेंट फार्मर, ओरल लेसी और शेयर क्रॉपर, एसएसजी और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होंगे दोस्तों? एलिजिबल होंगे। नाउ अब आप कैसे फिक्स करोगे लिमिट? तो यहां को 2 प्रकार के किसानों को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है। पहला मार्जिनल फार्मर और दूसरा है स्मॉल फार्मर। अब मार्जिनल फार्मर वो होंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। ठीक है। और स्मॉल फार्मर वो होंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे मार्जिनल फार्मर पूछा जाए, मार्जिनल फार्मर के पास जो जमीन होगी वो अप टू 1 हेक्टेयर, कितनी होगी? अप टू 1 हेक्टेयर होगी। ठीक है, हेक्टेयर होगी। और जो स्मॉल फार्मर होंगे, कौन से फार्मर? स्मॉल फार्मर होंगे, इनके पास जो जमीन होगी वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जमीन होगी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो लिख के देगा मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट सेम होगा, बट वहां पे टर्म लोन लास्ट में जुड़ता है। वहीं मार्जिनल फार्मर को जब सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट वही होगा, बट जो टर्म लोन होगा वो हर साल जुड़ेगा। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, अपना एग्रीकल्चर फाइनेंस का केसीसी की लिमिट को। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसीसी की लिमिट न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म लिमिट फॉर फार्मर्स रेजिंग सिंगल क्रॉप इन अ ईयर। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म क्रॉप की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? शॉर्ट टर्म क्रॉप की बात करेंगे। ठीक है, और सिंगल क्रॉप, अगर कोई फार्मर एक साल में सिर्फ एक ही फसल बोता है तो उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशंस होती हैं। सबसे पहले जिस फसल को वो जिस डिस्ट्रिक्ट में बो रहा है, जैसे पैडी बो रहा है या शुगर केन बो रहा है, या वो ग्राउंड नट बो रहा है, क्या बो रहा है? ग्राउंड नट बो रहा है। तो जो भी फसल वो बोएगा पर एकड़ के आधार पे उसकी क्या कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट हर एक शहर में डीएलटीसी डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? डीएलटीसी। हर एक फसल की जो कॉस्ट होगी वो डिसाइड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। ठीक है दोस्तों। अब 1 एकड़ की कॉस्ट बता दिया, जैसे उसने कहा 1 एकड़ की 11,000 रुपए कॉस्ट है। अब मान लो आपने 5 एकड़ बोई तो 5 का गुणा कर दोगे, अगर आपने 3 एकड़ बोई तो आप 3 का गुणा कर दोगे। ठीक, तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी है वो असेस करता है कल्टीवेशन कॉस्ट पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के हिसाब से जो कल्टीवेशन कॉस्ट होगी वो कौन डिसाइड करता है? डीएलटीसी। ठीक, हर अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग कॉस्ट होगी, है ना, और ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए मैं बात करूं शॉर्ट टर्म लिमिट फॉर फर्स्ट ईयर, अगर हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन कर ले गए तो हमें सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का कैलकुलेशन करना कठिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी फर्स्ट ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ईयर का जो भी कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ईयर में हम इसमें इसका 10% इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। जैसे मान लो कोई फसल है, हमने कैलकुलेट किया और हमें फर्स्ट ईयर में 10,000 कॉस्ट आई, कितनी आई? मान लो सपोज 10,000, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 10,000 का 10% 1,000। ठीक है, तो अब सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 11,000। अब थर्ड ईयर में जब आप जाओगे तो कितना हो जाएगा? 11,000, और 11,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 12,100, है ना। तो ऐसे हम फिफ्थ ईयर तक की कॉस्ट निकाल लेंगे। जब फिफ्थ ईयर की कॉस्ट निकाल लेंगे तो स्मॉल फार्मर के केस में हम लास्ट में जो भी टर्म लोन के कंसेप्ट होंगे उनको ऐड करेंगे, और स्मॉल मार्जिनल फार्मर के केस में जो भी टर्म लोन होगा उसको हम हर साल इसी में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, तो हर साल की लिमिट हमें पता चल जाएगी। अभी हम आज स्मॉल फार्मर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की लिमिट, अब ये जो 10,000 की लिमिट निकाली फर्स्ट ईयर की, हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर की हमें जब लिमिट निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है? फर्स्ट ईयर की जब हमें क्या निकालनी होती है? लिमिट निकालनी होती है। तो हम कैसे निकालते हैं ये देखिए। सबसे पहले
जो डी, पहला स्टेप याद रखिएगा, डीएलटीसी ने जो भी कॉस्ट डिसाइड की होगी उस क्रॉप की, है ना, क्रॉप की वो प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, इनटू, इनटू जो भी एरिया आपने कल्टीवेट किया है, एरिया जो भी कल्टीवेट किया है वो, ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला डीएल फसल की कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेकंड पॉइंट, क्या करेंगे, जितनी भी ये कॉस्ट आएगी, ये जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, ये कॉस्ट वर्ड लिख रहा मैं इनके लिए, उसका 10%, 10% हम निकालेंगे, ये क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट, ठीक, और कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, ठीक, प्लस थर्ड पार्ट होगा मेरा क्या दोस्तों, जितनी भी ये कॉस्ट आई है, इस कॉस्ट का आप 20% निकालोगे मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, ठीक। इन तीनों को जब जोड़ दोगे तो आपको निकल आएगी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट, ठीक है। जब फर्स्ट ईयर की कॉस्ट निकल आएगी तो सेकेंड ईयर की कॉस्ट के लिए इसी का 10%, फिर जो सेकेंड ईयर की कॉस्ट निकलेगी उसका 10% उसमें ऐड कर देंगे, फिर थर्ड ईयर, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसको समझिए, शॉर्ट टर्म लिमिट फॉर द फर्स्ट ईयर, स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर क्रॉप पर डीएलटीसी, जो भी कॉस्ट डिसाइड की डीएलटीसी ने, और इनटू करेंगे एक्सटेंड एरिया कल्टीवेटेड, जितनी जमीन आपने की है, ठीक है, प्लस 10% ऑफ लिमिट। अब ये जो लिमिट निकली इसको कैलकुलेट करके जो भी लिमिट निकली उसका 10% हम क्या करेंगे, निकालेंगे, किसके लिए, पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक। फिर जो कॉस्ट हमारी निकली थी ये ऊपर वाली डीएलटीसी वाली, इस 10% को नहीं जोड़ेंगे, जो ऊपर की निकली थी उसका 20% हम लिमिट निकालेंगे, और वो किसके लिए हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ फार्म एसेट, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट हमें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब फर्स्ट ईयर की कॉस्ट मिल गई तो अब हमें सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए कैसे निकालनी है, फर्स्ट ईयर लिमिट फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन पर्पस प्लस 10% ऑफ द लिमिट। अब जो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आई है वो प्लस फर्स्ट ईयर की कॉस्ट का 10% हम ऐड करेंगे तो हमें सेकंड ईयर का मिल जाएगा। फिर थर्ड ईयर का निकालना है तो जो सेकंड ईयर की कॉस्ट होगी, सेकंड ईयर की कॉस्ट होगी, ईयर की जो कॉस्ट होगी प्लस 10% ऑफ सेकंड ईयर की कॉस्ट, सेकंड ईयर कॉस्ट, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगी, थर्ड ईयर की मिल जाएगी, थर्ड ईयर की मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ ईयर की जब निकालेंगे तो जो भी हमारी थर्ड ईयर की कॉस्ट आई है, थर्ड ईयर की कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट में हम 10% और इंक्रीज कर देंगे, थर्ड ईयर की कॉस्ट का, थर्ड ईयर की कॉस्ट का, थर्ड ईयर की कॉस्ट का 10% हम और इंक्रीज कर देंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर की जब निकालेंगे तो हम फोर्थ ईयर की कॉस्ट लेंगे, फोर्थ ईयर की क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे, ठीक, साथ ही साथ प्लस हम क्या कर देंगे 10% ऑफ फोर्थ ईयर कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगी, फिफ्थ ईयर की कॉस्ट मिल जाएगी। अब हमें ये क्रॉप की कॉस्ट 5 साल तक की मिल गई, ठीक। नाउ फॉर फार्मर रेजिंग मोर देन वन सिंगल क्रॉप, एक से ज्यादा जो फसल किसान बो रहे हैं उनको भी हम ऐसे ही निकालेंगे, बशर्ते जब हम एक फसल को कैलकुलेट कर रहे थे, अब यहाँ पे अगर हमने 3 फसल बोई है तो 3 फसल को कैलकुलेट करके फिर हम उसका 10% ऐड करेंगे और फिर उसका 20% ऐड करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। फिर सेकेंड ईयर की निकालनी है तो वही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, 10% और फिर 10% और फिर 10%, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कहा गया है, सो फॉर फार्मर हु रेज मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर द लिमिट इज टू बी फिक्स स्टेटेड अबव डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप कल्टीवेटेड। तो जैसे हमने ऊपर जो भी क्रॉप कल्टीवेटेड के आधार पे डीएलटीसी ने जो कॉस्ट डिसाइड किया उसी आधार पे हम पैटर्न को यूज करेंगे, और उसमें फिर क्या करेंगे 10% हम क्या करेंगे, लिमिट को एक्सेलरेट करते जाएंगे, है ना, एवरी ईयर के लिए, और कब तक, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर तक, ठीक है। तो द लिमिटेशन पीरियड फॉर केसीसी इज 5 ईयर, सो हम यहाँ पे 5 ईयर तक का कैलकुलेशन ले रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज चेंज सबसिक्वेंटली द लिमिट में बी रिवाइज्ड रिवोक्ड, अगर आपने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया है तो लिमिट को रिवर्क किया जाएगा, उस पर दोबारा उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि आपका
जो लिमिट है वो आपकी क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न के आधार के अलावा हमें टर्म लोन भी चाहिए होता है, जो इन्वेस्टमेंट के पार्ट पर हम यूज करते हैं। टर्म लोन हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, जो 3 साल से ज्यादा के समय में हमें रीपेमेंट करना होता है और लार्ज अमाउंट के लिए हमें टर्म लोन दिया जाता है। जैसे टर्म लोन कंपोनेंट इज फॉर इन्वेस्टमेंट टावर्ड लैंड डेवलपमेंट। अगर आपको लैंड डेवलपमेंट करना है, क्या करना है, लैंड डेवलपमेंट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, टर्म लोन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप माइनर इरिगेशन जैसे पंप सेट वगैरह है ना लगाना चाहते हैं, तो इरिगेशन के लिए या कुआं खोदना चाहते हैं, तो जो भी अंडर वाटर जल है और आप अपने लिए खुद करना चाहते हो उसे माइनर इरिगेशन कहते हैं। और बड़े स्तर पे जब हम बात करते हैं तो बड़े स्तर पे आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे नहर का पानी ये सब आ रहा, तो माइनर इरिगेशन परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट। अब जैसे आप थ्रेसर खरीदना चाह रहे हैं, आप कल्टीवेटर खरीदना चाह रहे हैं, आप ट्रैक्टर खरीदना चाह रहे हैं, है ना, और अलाइड एग्रीकल्चरल सर्विस, इन सब के लिए हमें टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है। बैंक में फिक्स द क्वांटम ऑफ क्रेडिट फॉर टर्म लोन, ये बैंक की जिम्मेदारी होती है या बैंक ये प्रैक्टिस करता है कि टर्म लोन के लिए कितना लोन किसी किसान को प्रोवाइड किया जाएगा, वो क्वांटम कौन फिक्स करेगा, बैंक, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूनिट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब ये किस आधार पर सिलेक्ट किया जा रहा है, यूनिट कॉस्ट, एक एसेट्स की यूनिट कॉस्ट कितनी है, प्रपोज टू बी एक्वायर्ड, जिसको वो एक्वायर्ड कर रहा है बाय द फार्मर्स, क्रेडिट लिमिट फॉर अलाइड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द अलाइड एक्टिविटीज ऑलरेडी बीइंग अंडरटेकन ऑन द फार्म एंड द बैंक्स जजमेंट ऑन रीपेमेंट कैपेसिटी। और एक और क्वालिटी होती है जहां पे बैंक जजमेंट लेता है कि जो फार्मर उसकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो इस आधार पे जो बैंक है वो टर्म लोन की लिमिट को फिक्स करता है। अब मिनिमम परमिसेबल लिमिट यानी मैक्सिमम कितना बैंक फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा, तो द शॉर्ट टर्म लिमिट अराइव्ड फॉर द 5th ईयर प्लस एस्टिमेट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपने जो भी 5 साल 5 ईयर्स में जो भी आपकी लिमिट है, 5 ईयर्स की जो भी आपको शॉर्ट टर्म लिमिट चाहिए, शॉर्ट टर्म लिमिट वो एक होगा, प्लस आपका टर्म लोन का पार्ट होगा, टर्म लोन का पार्ट होगा, इसको बैंक क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट मिल जाएगी, ठीक। और इसे कहां ट्रीट किया जाएगा, एज अ किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब फिक्सेशन ऑफ सब लिमिट, अगर कोई सब लिमिट फिक्स करनी है तो वो किस आधार पे की जाती है, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन आर गवर्न बाय डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। शॉर्ट टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है और लॉन्ग टर्म जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन होगा उसका इंटरेस्ट रेट अलग होगा। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन आर कवर्ड अंडर इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम। शॉर्ट टर्म जो क्रॉप लोन है इस पे सरकार की कुछ स्कीम्स का लाभ आपको मिलता है, जिसमें आपको ब्याज में छूट मिल सकती है, और अगर आप समय से पहले रीपेमेंट करते हैं, दैट इज प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, तो उस पर भी आपको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। वहीं पे रीपेमेंट शेड्यूल एंड नॉर्म्स आर डिफरेंट फॉर शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन, दोनों के लिए रीपेमेंट नॉर्म्स या शेड्यूल भी अलग होंगे। द कार्ड लिमिट इज बाइफरकेटेड इनटू सब लिमिट फॉर शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो जो कार्ड लिमिट होगी वो भी बाइफरकेटेड होगी कि कितना शॉर्ट टर्म का पार्ट है, कितना लॉन्ग टर्म का पार्ट है। नाउ अब अगर हम बात करें तो जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो हमारा 3 तरीके से हम क्रॉपिंग पैटर्न, हमारा जो एग्रीकल्चर का किसान के पार्ट पे क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो होता है रबी, जायद और खरीफ, ठीक है। तो इस समय अगर आप देखोगे तो खरीफ की फसल को बोया गया जिसमें पैडी, मक्का, जूट, कॉटन, बाजरा आता है। जायद में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर वगैरह आ जाता है, और रबी में वीट, मस्टर्ड, ग्राम, पी आ जाता है। ये गर्मियों में फसल कटती है, ये सर्दियों में फसल कटती है, और ये फसल कट के खत्म हो जाती है बरसात तक, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी रबी, खरीफ और जायद की फसल के बारे में बताया गया है, ठीक है। नाउ अब इनका कहना क्या है कि ड्रॉइंग लिमिट फॉर शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट इज बेस्ड ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न, कितना लिमिट आप ड्रॉ कर सकते हैं ये आपके क्रॉपिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट का। तो द अमाउंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड कंजम्पशन आर ड्रॉन एज सूट्स द फार्मर। अब ये जो पैसा है ये फार्मर अपनी सुविधा के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार विड्रॉ करता है। इन केस ऑफ रिवीजन स्केल ऑफ फाइनेंस, अगर आपका जो स्केल ऑफ फाइनेंस उसको रिवीजन करना है एक्सीडिंग द अजम्ड हाइक ऑफ 10%, तो ड्रॉएबल एंड क्रेडिट लिमिट में बी रिवाइज्ड। अगर आपका जो भी फाइनेंस एक्सीड हो रहा है 10% या उससे ऊपर, तो जो ड्रॉएबल और क्रेडिट लिमिट है वो भी रिवाइज की जाएगी, ठीक है दोस्तों। नाउ
फॉर टर्म लोन क्या कंडीशन होगी, मे बी अलाउड टू बी विड्रॉन इन इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में ड्रॉ करेंगे, बट ये डिपेंड करेगा कि आपने कैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो रीपेमेंट शेड्यूल ड्रॉन एज पर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, है ना। रीपेमेंट कितने समय में करना है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है किसी भी एसेट्स में, उसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल लाइबिलिटी शुड बी विड्रॉन ड्रॉइंग लिमिट ऑफ अ ईयर, ठीक है। नाउ अब आपके सामने आ गया न्यूमेरिकल, बिल्कुल इजी वे में हम इस न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, ठीक। यहां से पूरा न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा आई होप। तो सबसे पहले थोड़ा सा और नीचे कर दें, अब दिखाई दे रहा है, देखो इन्होंने क्या कहा है, कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस लिमिट फॉर स्मॉल फार्मर। अब यहाँ पे हम मार्जिनल फार्मर की भी बात नहीं कर रहे हैं, मार्जिनल फार्मर की बात अगली क्लास में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉल फार्मर्स की, ठीक। और वो कल्टीवेट करता है मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर, एक से ज्यादा फसल को वो कल्टीवेट कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर, तो इनका पहले और तीसरे ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट भी है जिसको हम देखेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, अजम्पशन दिया गया है। क्या दिया गया, आपको ये मान के चलना है अजम्पशन, आपको मान के चलना है अजम्पशन क्या है कि लैंड होल्डिंग उसके पास 2 एकड़ की है, किसान के पास, स्मॉल फार्मर के पास 2 एकड़ जमीन है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, एक तो उसने 1 एकड़ में पैडी क्रॉप को बोया है और 1 एकड़ में उसने शुगर केन बोया है, ठीक। पैडी क्रॉप 6 महीने की फसल होती है, शुगर केन 12 महीने। डीएलटीसी ने डिसाइड किया है कॉस्ट 11,000 फॉर पैडी और 22,000 फॉर शुगर केन। अब चूंकि एक ही एकड़ में बोया है तो एक का गुणा कर देंगे, अगर एक से ज्यादा एकड़ होता तो हम उसको, तो हमें कितना मिल गया, 11,000 ये और 22,000 ये मिल, टोटल हमारे फसल का आ गया 33,000, ठीक। तो ये पहला हमें डीएलटीसी की कॉस्ट मिल गई, किसकी कॉस्ट मिल गई, डीएलटीसी की कॉस्ट मिल गई, किसकी कॉस्ट मिल गई, डीएलटीसी की कॉस्ट हमें मिल गई इनटू एक्सटेंट एरिया। इसकी कॉस्ट हमें कितनी मिल गई, टोटल कितनी मिल गई, 33,000, ठीक है, डन है। अब इस 33,000 का 10%, 33,000 का हमें 10% निकालना है पोस्ट हार्वेस्ट और हाउस होल्ड कंजम्पशन, ठीक, कंजम्पशन ये कितना होगा, जो 33,000 है उसका 10%, ठीक। तो ये आ जाएगा 3300, ठीक। और फिर हमें क्या चाहिए है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए, 20% इंटू 33,000, तो ये कितना मिल जाएगा, 6600, ठीक है। तो ये 33 और 66 जोड़ दो तो आपको फर्स्ट ईयर की लिमिट मिल जाएगी 3300 और 6600, ठीक। अब ये कितना हो गया, 0 0 6 3 9 6 3 9 10 11 12 और 3 और 1 4, 42,900, ठीक। ये आ गई, ये फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आ गई, किसकी आ गई, फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आपने यहीं से कैलकुलेट कर दी, ठीक है। नाउ अब इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे इनने क्या किया है, 1+1 डेयरी यूनिट फर्स्ट ईयर में किया है 20,000, तो 2 यूनिट है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20,000 का कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है, लिखा है ना, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक। और थर्ड ईयर में क्या किया गया है, थर्ड ईयर में पंप सेट को रिप्लेस किया गया 30,000 का, तो ये 30,000 है, ठीक। इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब फर्स्ट ईयर की लिमिट आ गई, अब हम निकालेंगे सेकंड ईयर की लिमिट, किसकी निकालेंगे, सेकंड ईयर की लिमिट। सेकंड ईयर की लिमिट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, सेकंड ईयर की लिमिट निकालनी है तो जो भी आपकी फर्स्ट ईयर की लिमिट है उसमें आप फर्स्ट ईयर की लिमिट का 10% ऐड कर देंगे, ठीक। तो फर्स्ट ईयर की आई है 42,900 और इसका 10% हो जाएगा 4,290 रुपए। तो राउंड अप फिगर भी आप कर सकते हो, तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 42,900 प्लस 4,290 इक्वल टू हो जाएगा 14,000, नहीं गड़बड़ कर दिया, 42,900 प्लस 14,990, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 44,390। ये हमारी सेकेंड ईयर की कॉस्ट आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, थर्ड ईयर की कॉस्ट निकाल, इसकी थर्ड ईयर की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी सेकेंड ईयर की कॉस्ट होगी प्लस
सेकेंड ईयर की कॉस्ट का 10%। ठीक, तो सेकेंड ईयर की कॉस्ट है 44,390 प्लस 10% होगा 4440 रुपए जोड़ दो। ठीक, तो प्लस 4440 रुपए जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 48,830। ठीक, अब मैं एक्यूरेट पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक, ऐसे हम क्या निकालेंगे, फोर्थ ईयर का निकालेंगे। तो अब देखो सेकंड ईयर की मेरी कितनी आई, 42,000, कितनी थी 42,900, कितनी थी दोस्तों 42,900 आई थी। ठीक है, तो इन्होंने राउंड अप फिगर करके लिख दिया यहाँ पे सेकंड ईयर की कॉस्ट 43,000। ठीक, अब अगर हम थर्ड ईयर की निकालेंगे तो थर्ड ईयर की निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सॉरी 4300 इसका 10% है। फर्स्ट ईयर का क्या लिखा है, सेकंड ईयर में हमें क्या करना है 10% ऑफ फर्स्ट ईयर की कॉस्ट। फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आई है 42,900। फर्स्ट ईयर की कॉस्ट कितनी आई है, फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आई है 42,900। अब इसका 10% 4290, इन्होंने यहाँ पे 43,000 ले लिया, राउंड ऑफ फिगर कितना ले लिया 43,000 ले लिया। अब अगर इसको मैं 43,000 कर दूं तो यहाँ 4300 इसका 10% हो जाएगा। तो जब 4300 10% हम जोड़ेंगे, 4300 10% जोड़ेंगे, 4300 जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा सेकंड ईयर में 47,200। 47,200 आपको मिल गया। अब इसका 10% क्या होगा 4700 रुपए। तो जब 47,200 में आप 4700 रुपए जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 47,200 और 4700, तो 0 0 7 2 9 7 8 9 10 11 1 और 4 और 1 5, 51,900 आ गया। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर का जब निकालोगे तो थर्ड ईयर की जो कॉस्ट है उसका 10%, 51,900 को इन्होंने क्या मान लिया 52,000। ठीक है, तो 51,900 प्लस इन्होंने 5200 निकाल दिया 10%। ठीक है, 5200, तो ये हो गया 57,100। और फिर फिफ्थ ईयर में क्या होगा 5700, इसका क्या हो जाएगा 10%, तो 57,100 प्लस 5700 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 62,800। ठीक, इसको राउंड अप करके इन्होंने लिख दिया 63,000। ठीक, तो ये 63,000 आपके 5 साल की 5 ईयर्स की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई 63,000। ठीक, अब इन्होंने फर्स्ट ईयर में आपने देखा जानवर रखे थे 20 प्लस 20 40,000 का। ठीक है दोस्तों, 2 यूनिट थी ना 40,000। और थर्ड ईयर में इन्होंने क्या किया 30,000 का पंप सेट खरीदा, तो हमने 30,000 जोड़ दिया, तो 0 0 0 3 की 3 ही 3 और 6 4 10 11 12 13, तो 1,33,000 इनकी लिमिट बनेगी। 1,33,000 इनकी क्या बनेगी लिमिट बनेगी केसीसी की। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप भी देख लीजिएगा। इन्होंने बस राउंड अप फिगर में जो आपको चेंज दिखेगा आपकी कैलकुलेशन से, इन्होंने 100-200 रुपए राउंड अप कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो स्मॉल फार्मर्स के लिए हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल फार्मर के लिए जो न्यूमेरिकल है उसको। तो आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और यदि आप JAIB को टारगेट कर रहे हैं तो JAIB महापैक के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और JAIB की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको वेट नहीं करना है, अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपके महापैक में आपके चारों पेपर कवर होते हैं। पहला पेपर IEIFS, PPB, AFM और RBWM। ठीक है, तो 15 प्लस फाउंडेशन बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। फर्स्ट ईयर या 1 साल का महापैक आप लेंगे तो 3,999 और 2 साल का महापैक 5,999 में आपको सब्सक्राइब कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको 6 मंथ महापैक भी मिलता है जो कि 2,799 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी के लिए चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, आपके लिए एक ऑफर है। अगर आप JAIIB 200 कूपन कोड यूज करते हैं, क्या करते हैं कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको यहां से फ्लैट 200 का क्या मिल जाएगा डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। आपके लिए हमारा फाउंडेशन 2.0 लेटेस्ट बैच है जो कि JAIB के चारों पेपर कवर कर रहा है। फुल कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, कंसेप्ट को आपके डिस्क्राइब किया जा रहा है। आप इस बैच को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है। लीस्ट प्राइस 1,999 रुपए में आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल बैच रह गया है तो 799 में आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। चारों पेपर की किताबें आपको मिल जाएंगी Amazon और फ्लिपकार्ट से मात्र 1,224 रुपए में।
और इस किताब की जो खासियत है, एग्जिस्टिव थ्योरी यानी संपूर्ण थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन एंड केस स्टडीज और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन आपको मिलता है। और ये चारों ही किताब में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फायदा है। साथ ही साथ आपके लिए एक ऑफर और है, रेफर एंड अर्न। अगर आप अपने सीनियर, अपने कलीग्स, अपने जूनियर को JAIB और CAIB के कोर्स रेफर करते हैं और वो इन कोर्सेज को बाय करते हैं, तो उसका 10% आपके PW वॉलेट में आ जाएगा और उस 10% अमाउंट को आप PW के कोर्सेज में या UPI का यूज करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सभी ऑफर आपके लिए उपलब्ध हैं दोस्तों, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और आसान कर पाएं। और हाँ, यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। JAIB CAIB बाय अरविंद सर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जरूर पिन करिए या अगली क्लास में अपने डाउट्स जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।